हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन में। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं जितने भी पोएट्री सेक्शन है ना, यस, क्लास 12 बिहार बोर्ड क्लास 12 इंटरमीडिएट की जितनी भी पोएट्री सेक्शन है यानी कि कविता है, सबका निचोड़ ऑपरेशन इस वीडियो में करने वाले हैं। यानी कि मेजर जो टॉपिक्स हैं, मेन बिंदु हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे, कोई बकवास नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल शेर के साथ। कहते हैं कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जी हाँ, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, कद आसमान का। तो आइए शुरू करते हैं। निश्चित रूप से जैसा पिछला वीडियो अगर आप नहीं देख रहे होंगे तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। उसमें हम लोगों ने प्रोज सेक्शन जितना था कहानी का सारा को डिस्कस कर दिया है मात्र आधे घंटे में। बड़ा ही जबरदस्त एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण MVVI यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ से देख लीजिए, जैसा कि देख पा रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसको किसने लिखा है? जॉन डन ने लिखा है। किसने लिखा है? जॉन डन ने लिखा है। वो कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे, यानी ब्रिटिश थे। कभी कभी इंग्लैंड भी दे देता है, तो आप इंग्लैंड वहां पे ठीक कर सकते हैं। 1572 में जन्म हुआ, 1631 में मर गए। उसके बाद देख लीजिए, वो किस फैमिली से बिलोंग करते थे? कैथोलिक फैमिली से थे। कैथोलिक रिलीजन यानी कि ईसाई धर्म, जो क्रिश्चियन होता है ना, जो क्रिश्चियन, यस, क्रिश्चियन जो धर्म है ना, यस, क्रिश्चियन धर्म, उस क्रिश्चियन धर्म का दो पार्ट होता है। एक क्या कहते हैं? एक को कैथोलिक कहते हैं, एक को प्रोटेस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोलिक, और दूसरे को प्रोटेस्टेंट। तो उस समय इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट की संख्या ज्यादा थी, इसलिए वो लोग बड़ा जुर्म ढाते थे इन पर, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये पढ़े थे। लेकिन ही वॉज फोर्स्ड टू लीव द कॉलेज, यूनिवर्सिटी। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए इनको क्या किया गया? बहुत मजबूर कर दिया गया, क्योंकि इनका धर्म के लोग बहुत कम थे उसमें। इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया? उस विद्यालय को ही छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने लॉ की पढ़ाई अलग से की। उसके बाद देख लीजिए, 42 साल की उम्र में अपने पैट्रोनेज से शादी कर ली इन्होंने। किससे? जिसके यहाँ उनको सिक्योरिटी मिली थी, वहीं पर इन्होंने शादी कर लिया। बाद में ये एक क्या बन जाते हैं? प्रीचर बन जाते हैं, चर्च के प्रीचर बन जाते हैं। अब देखिए, इनको क्या कहा जाता है? पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, यानी कि मेटाफिजिकल पोएट्री के पिता भी कहे जाते हैं ये, और पायोनियर यानी कि मार्गदर्शक भी कहे जाते हैं। अब देखिए, विदाउट डिग्री किस यूनिवर्सिटी को छोड़ा इन्होंने? यस, किस यूनिवर्सिटी को छोड़ा? यस, तो आप कहेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। उसके बाद देख लीजिए, इतना ही क्वेश्चन है। और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? एक लव पोएम है, यानी कि एक प्रेमी और प्रेमिका का, यस, लवर और विलवेड का जिक्र है, जिसमें कवि अपने पत्नी से काफी दूर दूर तक जा रहा है, यात्रा कर रहा है। यानी कि वह इसलिए नहीं जा रहा है कि अपने पत्नी के प्रेम से वह टायर्ड हो चुका है, यानी कि थक गया है, और न ही दुनिया उसको दूसरा पत्नी दे सकती है, बल्कि इसलिए जा रहा है कि उसको लग रहा है कि एक ना एक दिन तो हम लोग को मरना ही है। इसलिए अभी से वो मरने का बहाना बनाकर क्या कर रहा है? दूर दूर तक घूम रहा है, आदत डाल रहा है, ताकि भविष्य में अगर हम बिछड़ भी गए तो दिक्कत जीने में नहीं होगी। चलिए दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यहाँ पर यानी कि दूसरा ये आपका पोइट्री है, कविता है, जिसको वाल्ट विटमैन साहब ने लिखा है। वाल्ट विटमैन ने लिखा है, जिनका जन्म हुआ था 1819 में और मृत्यु 1892 में। अब देखिए, प्रिंटर टीचर के रूप में भी उन्होंने काम किया है। किसके रूप में? प्रिंटर टीचर के रूप में भी इन्होंने काम किया है, विगिन विद कारपेंटर। और उनके जीवन की शुरुआत जो हुई थी ना, एक कारपेंटर के बढ़ई के काम से उन्होंने शुरू किया था। आगे देख लीजिए, लीव्स ऑफ ग्रास, यहाँ पे लीव्स ऑफ ग्रास वेरी इंपॉर्टेंट। लीव्स ऑफ ग्रास बुक किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? वाल्ट विटमैन ने लिखा है। उसके बाद में देख लीजिए, राइम्स के लिए बहुत फेमस थे, यानी कि बच्चों का गाना लिखने के लिए बहुत फेमस थे। उसके बाद में सिंग सॉन्ग्स, यानी कि इस कविता में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में क्या करते हैं? वो गाते हैं, खुद गाते हैं भाई, खुद गाते हैं। उसमें कितने साल का जिक्र है? 37 ईयर्स ओल्ड के वो रहते हैं, तब भी कहते हैं क्या कि अभी मेरा परफेक्ट एज अब जाके शुरू हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा चैप्टर, यानी कि तीसरा पोएट्री, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कवि कह रहा है कि आदमी तेजी से मर रहे हैं। यस, इसको किसने लिखा है? WH ऑडेन ने, यानी कि वेस्टर्न हग ऑडेन। इनका पूरा नाम वेस्टर्न हग ऑडेन।
इनका जन्म 1907 में हुआ था, मृत्यु 1973 में। और ये देख लीजिए, ये ब्रिटिश अमेरिकन रहते हैं। एक बात मैं बता दूं आपको, ब्रिटिश अमेरिकन रहते हैं, यानी कि यस, अमेरिकन भी है ब्रिटिश भी है, ये अमेरिकन भी है ब्रिटिश भी है, ठीक है। यानी कि मॉडर्न पोइट रहते हैं और ब्रिटिश अमेरिकन दोनों है। यानी कि सबसे पहले इनका जन्म देख लीजिए, इनका जन्म कहाँ होता है, इनका जन्म हुआ रहता है ब्रिटेन में। जन्म कहाँ हुआ है, ब्रिटेन में। अब देख लीजिए, ब्रिटेन से क्या करते हैं, यानी कि इंग्लैंड से 1939 में यस इंग्लैंड को छोड़ के चले जाते हैं, यूएसए में सेटल हो जाते हैं। पूछ देगा कि ही लेफ्ट इंग्लैंड इन डैश, लेकिन 1939 में 1939 में इंग्लैंड छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, यूएसए में चले जाते हैं। इनके काम को, इनका जो काम था मेन, यानी कि वर्क इन टू फेज, दो फेज में बांटा गया है, अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों में बांटा गया। इनके काम को दो फेज में बांटा गया, अमेरिकन और ब्रिटिश में। तो याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। यस, यहाँ पर लिख सकते हैं बाई बर्थ, यस, बाई बर्थ ब्रिटिश, यानी कि बाई बर्थ क्या थे, ब्रिटिश थे, बाई बर्थ क्या थे, ब्रिटिश थे, यानी कि इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। एक और बात देख लीजिए, इनको एक पुरस्कार मिला था, मैं यहाँ पे घेर के लिख दे रहा हूँ। यस, इनको मिला था पुलित्जर प्राइज मिला था, पुलित्जर प्राइज इनको मिला था, ठीक है। पुलित्जर प्राइज कब, 1948 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1948 में इनको पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया था। तो इतना फैक्ट देखिए, 3 चैप्टर का हम लोगों ने कवर किया। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग करते हैं चौथे चैप्टर को कवर। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चौथे चैप्टर को कवर करते हैं। चौथा चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। चौथा चैप्टर देख लीजिए, चौथे चैप्टर का नाम है ओड, ODE, ऑड टू ऑटम, ओड टू ऑटम। क्या है नाम, ऑड टू ऑटम, AUTUMN, ऑटम, ऑड टू ऑटम। इसको किसने लिखा है, तो जॉन कीट्स साहब ने लिखा है, जॉन कीट्स। किसने लिखा है, जॉन कीट्स ने लिखा है। देखिए, जॉन कीट्स का जन्म कब होता है, यस 1795। बहुत कम दिन जिंदा रहे थे, बहुत कम दिन, यानी कि जोड़ लीजिए ना, लगभग 26 साल जिंदा रहे थे, 26 ईयर, यानी कि 5 और ये, तो बहुत कम दिन जिंदा रहे, सबसे कम दिन जिंदा रहे ये जॉन कीट्स। अब देख लीजिए जी, इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनने वाला है, शानदार धाकड़ हम समझाते हैं यहाँ पे। देख लीजिए, ये तो सबसे पहले ब्रिटेन के थे, कहाँ के थे, ब्रिटिश थे, ब्रिटिश, यानी कि जो ब्रिटेन का होता है उसको ब्रिटिश। और देख लीजिए, उसके बाद में जो है इनको कहा जाता है रोमांटिक पोएट। क्या कहा जाता है, रोमांटिक पोएट, रोमांटिक पोएट इनको कहा जाता है, ठीक है। अब वही देख लीजिए, रोमांटिक पोएट, फादर ऑफ रोमांटिक पोएट कौन कहे जाते हैं, तो जॉन कीट्स। अगर आ जाएगा रोमांटिक रिवाइवल तो क्या मारिएगा, देख लीजिए, एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत आपको फंसा देगा क्वेश्चन। रोमांटिक रिवाइवल, रोमांटिक रिवाइवल कौन, तो वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। यहाँ पे देख लीजिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। रोमांटिक रिवाइवल पूछेगा तो विलियम वर्ड्सवर्थ, और केवल रोमांटिक पोएम या पोएट पूछेगा तो क्या करिएगा, जॉन कीट्स मारिएगा। इतना अंतर आपको पता होना चाहिए। अब देख लीजिए जी, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु किसके कारण हो गई, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन सही है। यस, अब देख लीजिए, क्लार्क स्कूल इन फील्ड में पढ़े हुए हैं, ये क्लार्क स्कूल में पढ़े हुए हैं, लंदन में। कहाँ पढ़े, लंदन में ये पढ़े हुए हैं। तो बहुत ही बेजोड़ ये लाइन है, लंदन में पढ़े हुए हैं। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, टीबी से इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु किससे हो गई, डैड ऑफ DIED होता है जी, क्या होता है, DIED, डैड ऑफ TB, यानी कि किस बीमारी से मरे, ये किस बीमारी से मरे, टीबी से इनकी मृत्यु हो गई। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान देना है। यानी कि टीबी का पूरा नाम होता है ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस इसको कहते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस। यस, याद रखिएगा। यस, तो टीबी से इनकी मृत्यु हो गई। और वहीं सेप्टिकेमिया से मृत्यु किसकी हुई थी, रूपर्ट ब्रूक, जिन्होंने द सोल्जर लिखा है, द सोल्जर लिखा है। अब देखिए, लामिया और हाइपेरियन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक बुक का नाम, लामिया एंड हाइपेरियन, ठीक है। ये बुक किसने लिखा है, जॉन कीट्स ने लिखा है। ये बुक किसने लिखा है, जॉन कीट्स ने लिखा है। तो इतना बात आपको तो पता ही होना चाहिए। और इसमें देखिए, इसमें लाइन भी याद रखिएगा आप लोग, जो लाइन होता है ना आपके बुक का वो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ऑड टू ऑटम में ये फ्रूटफुलनेस का जिक्र बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मेन आपको पॉइंट
याद रखने। तो 26 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब, कितने साल की उम्र में? 26 ईयर पूरा का पूरा ये जिंदा रहे थे, 26 ईयर। ठीक है, इनका ये लाइफ है, 26 ईयर लाइफ इनका चला था। चलिए आपको लिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 में हम लोग चलते हैं। यस, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में यहाँ पे देख लीजिए, या 5 में हम लोग आ जाते हैं द सोल्जर में। किसमें? द सोल्जर में। द सोल्जर, द सोल्जर, द सोल्जर को किसने लिखा है? यस, द सोल्जर किसने लिखा है? DIER, द सोल्जर। र्यूपर्ट ब्रूक किसने लिखा है? र्यूपर्ट, यस, र्यूपर्ट ब्रूक, र्यूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। देख लीजिए, र्यूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। एक और मजे की बात देख लीजिए, ये एक सैनिक थे। क्या रहते हैं? एक सोल्जर रहते हैं। सोल्जर मतलब सैनिक, सिपाही। इनका जन्म 1887 में होता है, 1887 में, और 1915 में ये मर जाते हैं। 1915 में मर जाते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मर जाते हैं सेप्टिकेमिया बीमारी से। किससे मर जाते हैं? सेप्टिकेमिया से। ये एक सोल्जर रहते हैं, यानी कि सैनिक है। ये क्या है? सैनिक रहते हैं। सैनिक यानी कि सोल्जर मतलब सैनिक, सैनिक रहते हैं। अब देख लीजिए जी, रग्बी स्कूल, इसके इनके जो पिता थे ना, हाउस मास्टर थे। क्या थे? या हिज फादर, हिज फादर, हिज फादर वाज अ हाउस मास्टर। क्या थे? हाउस मास्टर। मास्टर कहाँ? तो रग्बी स्कूल में। कहाँ पर? तो रग्बी स्कूल में, RUGBY। ठीक है, रग्बी स्कूल में इनके पिताजी क्या थे? हाउस मास्टर थे। ये भी बात आपको ध्यान देने वाली बात है। अब देख लीजिए जी, इनका घर कहाँ था? तो इंग्लैंड था। कहाँ था? इंग्लैंड। कहाँ के थे ये? इंग्लैंड के, इंग्लैंड। इसीलिए इस कविता में, अब देख लीजिए, इंग्लैंड का जिक्र कितने बार आया है? यस, 6 टाइम्स। कितने बार? 6 टाइम्स। यानी कि इंग्लैंड शब्द का जिक्र कितने बार आया है? 6 बार। 6 बार इस कविता में इंग्लैंड का जिक्र कितने बार? 6 बार आया है। 6 बार आया है। और भी चीजें देख लीजिए, दिस पोएट, यस, दिस पोएट पोएम इज सोनेट। यह कविता कैसी है? सोनेट है। यह कविता कैसी है? सोनेट है। यानी कि 14 लाइन की कविता को क्या बोलते हैं? यस, 14 लाइन की कविता को सोनेट बोलते हैं। 14 लाइन की कविता को क्या बोलते हैं जी? सोनेट बोलते हैं। वहीं अगर 8 लाइन की कविता होगी, देख लीजिए, और भी देख लीजिए, 8 लाइन की कविता जो होगी, 8 लाइन्स की, 8 लाइन्स की, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टेव बोलते हैं। वहीं 6 लाइन्स की होगी तो क्या बोलते हैं? 6 लाइन्स की, उसको सेस्टेट बोलते हैं। सेस्टेट, ये सेस्टेट बोलते हैं। खूब पूछता है ये, खूब ध्यान रखिए। ये कविता कैसी है? सोनेट है, और वार से भी संबंधित है। किससे संबंधित है? वार से। कैसी कविता है? तो वार पोएम है, यानी कि युद्ध वाली कविता, युद्ध वाली कविता है ये जी। अब देख लीजिए, प्रथम वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात है इस कविता में। किसका जिक्र है? फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार का जिक्र है। फर्स्ट वर्ल्ड वार का जिक्र है इस कविता में। ये बात ध्यान रखिएगा। 1915 में, यानी कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, जिसमें 1915 में ये सोल्जर जो रहते हैं ना, र्यूपर्ट ब्रूक, इनकी मृत्यु हो जाती है। वो भी किससे? तो सेप्टिकेमिया एक बीमारी थी। कौन सी बीमारी जी? सेप्टिकेमिया से। सेप्टिकेमिया, यस, सेप्टिकेमिया एक बीमारी थी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सेप्टिकेमिया से इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए, CAMIS, सेप्टिकेमिया से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इतना बात आपको ऑन टिप बिल्कुल ध्यान रखना है। और बहुत ही जबरदस्त ये अपने पैट्रियोटिक, यानी कि पैट्रियोटिज्म के बारे में लिखते हैं। पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्त। क्या होता है जी? देशभक्ति। पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति, देशभक्ति के बारे में लिखते हैं। अपने देशभक्ति के बारे में इन्होंने लिखा है, यानी कि अपने देश के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो इतना चीज ये ऑन टिप आपको याद रखना है। ठीक है, इनके पिताजी एक हाउस मास्टर थे रग्बी स्कूल में। ये इंग्लैंड के थे, और 6 बार इंग्लैंड वर्ड का जिक्र हुआ है। इंग्लैंड वर्ड का जिक्र इस कविता में कितना बार हुआ है? 6 बार हुआ है। यह एक वार पोएम है, यानी कि युद्ध वाला कविता है। और दिस पोएम इज सोनेट। यह कविता कैसी है? सोनेट है। 14 लाइन की कविता को सोनेट कहते हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वार का जिक्र है इस कविता में। 8 लाइन की कविता को ऑक्टेव, 6 लाइन की कविता को सेस्टेट कहते हैं। और सेप्टिकेमिया से इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, सेप्टिकेमिया से मरे। ठीक है, सेप्टिकेमिया से ये मरे थे। इतना बात तो आपको आसानी के साथ
ध्यान में रहेगा ही। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। तो आपको लिए चलते हैं छठे चैप्टर की तरफ। जी हाँ, छठे चैप्टर की तरफ लिए चलते हैं। यस, जहाँ से आप देख पाएंगे मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। जी हाँ, क्या है? मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, द MYSTERY मिस्ट्री कैट। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट किसने लिखा है? TS एलियट ने लिखा है। किसने लिखा है? TS एलियट ने, जिनका पूरा नाम है थॉमस एस्टियर्न एलियट। इनका जन्म हुआ था 1988 में, 1988 में जन्म हुआ था और 1965 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ के थे? USA के रहते हैं। कहाँ के रहते हैं? USA के रहते हैं, तो इस पे ध्यान देना होगा। ठीक है, इनका मिसौरी USA में जन्म हुआ था, लेकिन सेटल हो जाते हैं इंग्लैंड में। कहाँ के थे? USA में जन्म हुआ था, लेकिन सेटल कहाँ हो जाते हैं? इंग्लैंड में परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, बाई बर्थ कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। अब देख लीजिए मैकाविटी एक बिल्ली का नाम है, यानी कि किसका नाम है? कैट का जिक्र है इसमें। इस कैट को क्या कहा गया है? नेपोलियन ऑफ क्राइम। क्या कहा गया है? नेपोलियन ऑफ क्राइम भी कहा गया है, तथा उसको हिडन पॉ भी कहा गया है। क्या कहा गया है? हिडन पॉ भी कहा गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें स्कॉटलैंड यार्ड्स का भी जिक्र है। स्कॉटलैंड यार्ड्स मतलब यानी कि स्कॉटलैंड की पुलिस का भी जिक्र इस चैप्टर में किया गया है। अब देख लीजिए, नोबेल प्राइज इनको मिला था 1948 में। कब मिला था? 1948 में नोबेल प्राइज। यस, नोबेल प्राइज इनको मिला था। तो ये बात बिल्कुल ऑन टिप ध्यान रखनी है। कब मिला था? 1948 में नोबेल प्राइज इनको मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20th सेंचुरी से ये रिलेटेड थे, यानी कि 20वीं शताब्दी, 20th सेंचुरी के ये क्या थे? कवि थे। तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। ठीक है, और द वेस्टलैंड इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? द वेस्टलैंड इनके द्वारा लिखा गया बहुत ही शानदार किताब है द वेस्टलैंड याद रखिएगा आप लोग। द वेस्टलैंड इन्होंने एक किताब लिखा है। ठीक है, तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। तो मैकाविटी जो है मैकाविटी जो बिल्ली का नाम है ना, बहुत शरारती थी और बिल्कुल वो किसी के पकड़ में ही नहीं आता था भाई, इतना शरारती था। तो ठीक है, तो इतनी चीजें आपको इसमें, और पावर ऑफ लेविटेशन भी था इसमें। पावर ऑफ लेविटेशन यानी कि उड़ने की शक्ति थी। किसी भी क्राइम को कमिट करके ही कहाँ चला जाता था पता ही नहीं चलता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है फायर हिम। क्या है? नंबर 7 फायर हिम। क्या है? फायर हिम है। ये क्या है? फायर हिम है। ठीक है, तो फायर हिम देखिए किसने लिखा है। फायर हिम किसने लिखा है? KKN दारू वाला। किसने लिखा है? KKN दारू वाला के द्वारा ये लिखा गया है, जिनका जन्म कब होता है? यस, बर्न 1937 में, मृत्यु का कोई जिक्र नहीं है। तो ये कहाँ के पोएट रहते हैं? तो इंडो एंग्लियन में इनको भी गिना जाता है। एंग्लियन माना जाता है इनको। इंडो एंग्लियन इनको माना जाता है। इंडो एंग्लियन पोएट ये रहते हैं। ठीक है, और देख लीजिए, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है। तो ये इंडो एंग्लियन हो गए। साहित्य अकादमी इनको कब मिला है? साहित्य अकादमी, खूब याद रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? प्राइज कब मिला था इनको? 1984 में। कब मिला था? 1984 में। 1984 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए, फायर हिम में किसका जिक्र है? फायर हिम में टावर ऑफ साइलेंस। किसका जिक्र है? टावर ऑफ साइलेंस का जिक्र है। टावर ऑफ साइलेंस का जिक्र है। ठीक है, टावर ऑफ साइलेंस का जिक्र है। उसके बाद में इम्बर का जिक्र है। इम्बर मतलब जब मुर्दे जलाए जाते हैं तो उसमें से कुछ भाग बच जाते हैं, उसका भी जिक्र इसमें है। ठीक है, उसके बाद में मैं बता देता हूँ आपको, डिवेंचरी का भी जिक्र है। रिवर्स भी इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये सारे बुक का नाम भी आपको याद रखने की जरूरत है। तो इसमें अपने पिता के साथ, किसके साथ जाते हैं? ये KKN दारू वाला, यानी कि ये फादर और सन के बीच का मामला है। फादर और सन के बीच का मामला रहता है। ठीक है, अपने पिता के साथ कौन जाते हैं? सन, जो कि कौन रहते हैं? यस, KKN दारू वाला। तो ये जाते हैं अपने पिता के साथ। कहाँ पर? बर्निंग घाट का जिक्र है। खूब ध्यान से इसको समझिएगा। बर्निंग घाट जहाँ भी आए तो समझ जाना है कि किससे लिया गया होगा? यस, फायर हिम से लिया गया होगा, जिसको KKN दारू वाला ने कंपोज किया है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो इस तरीके से नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ऐड कर लेते हैं। स्नेक, स्नेक को किसने लिखा है? तो डीएच लॉरेंस ने लिखा है। जी हाँ, डीएच लॉरेंस के द्वारा ये लिखा गया है। डीएच लॉरेंस का जन्म 1885 और मृत्यु 1930 में हुई थी। ये एक प्रिमिटिव राइटर है, प्रिमिटिव राइटर, यस प्रिमिटिव राइटर है और नेचुरल पैशंस के राइटर्स हैं, यानी कि नेचुरल यानी कि प्राकृतिक चीज़ों के बारे में भी इन्होंने लिखा है। और ये इंग्लैंड के रहते हैं, इंग्लैंड ब्रिटेन, ठीक है। इंग्लैंड ब्रिटेन में से कोई आएगा तो आप उसको टिक कर लीजिएगा। देखिए एक गर्मी के दिन में यानी कि वाटर ट्रो हौज के पास एक सांप निकलता है। जब पायजामा पहनकर ये डीएच लॉरेंस निकलते हैं बाहर पानी पीने के लिए गर्मी के दिन में, तो एक पानी पीने के लिए उसी हॉट डे में एक सांप निकलता है जो वैगुअली इनके तरफ देखता है। और देख लीजिए वैगुअली देखता है। और सिसली का भी जिक्र इसमें हुआ है। सिसली एक देश का नाम है, जगह का नाम है। उसके बाद ड्रिंकिंग कैटल, यानी कि वो सांप ऐसे पानी पीने के लिए बेताब था जैसे कोई कैटल यानी कि पशु जो है अपने हेड को घुमाता है और पीता है। बड़ी सावधानी से वो देख रहा था, किसको? कवि को देख रहा था। तो इतनी सारी चीजें इसमें हैं। अब देखिए आपको हम लिए चलते हैं, इसमें और भी चीजें बताते हैं। ये एसेइस्ट रहते हैं यानी कि नोवेलिस्ट रहते हैं। क्या रहते हैं? नोवेलिस्ट भी हैं, यानी कि उपन्यास भी लिखे हैं और एसेइस्ट भी इन्होंने ऐसे भी इन्होंने लिखा है। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखा है। तो इस चीज को आप लोग, और विलेज में जन्म हुआ था इनका, ईस्टवुड में हुआ था, ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। यस आगे यहाँ पे देख लेते हैं द पीकॉक। यस इन्होंने क्या लिखा है? द पीकॉक बुक इनका बहुत फेमस बुक है। यस द वाइट पीकॉक, क्या है? द वाइट पीकॉक, द वाइट पीकॉक इन्होंने लिखा है। यस द वाइट पीकॉक द रेनबो इनके द्वारा लिखा गया किताब है। तो इसको बिल्कुल आप लोग को ध्यान देना है कि इतना चीज इसमें काफी अहम हो जाता है कि कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे, ठीक है। जन्म कब हुआ और उसके बाद में देखिए इसमें किसका जिक्र है? वाटर ट्रो, यानी कि गर्मी के दिन में एक सांप निकलता है जिसको कभी एक बार में सोचते हैं कि मैं मार दूं इसको, फिर दोबारा सोचते हैं कि नहीं मारते हैं, लेकिन अंत तो उसको मारते हैं, यानी कि हिट करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, बाद में ये अफसोस करते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें इसमें आपको कवर करनी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक चैप्टर जो कि इसमें छूट गया है जिसका नाम है एन एपिताफ। ये एन एपिताफ को हम लोग देख लेते हैं। एन एपिताफ, यस इसको मैं 9 में रख रहा हूँ, ऐसे 9 चैप्टर नहीं है। यस तो एन एपिताफ, एन एपिताफ, एन एपिताफ, एन एपिताफ, ठीक है। जिसको किसने लिखा है? वाल्टर डीलामेयर। किसने लिखा है? वाल्टर डीलामेयर, डीलामेयर ने लिखा है, वाल्टर डीलामेयर। और देख लीजिए 1873 में इनका जन्म होता है और 1956 में ये मर जाते हैं। और इंग्लैंड के रहते हैं। ये कहाँ के रहते हैं जी? इंग्लैंड के ये पोएट हैं, इंग्लैंड के पोएट हैं, ठीक है। चार्ल्टन केंट में इनका जन्म हुआ है, इंग्लैंड में। अब देख लीजिए जी एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। इन्होंने ये जब 4 साल के रहते हैं, कितने साल के रहते हैं भाई? यस ये इसमें यह अपने पिताजी को खो देते हैं। ये ही लॉस्ट हिज फादर, यानी कि ही लॉस्ट, खूब ध्यान दीजिएगा, ही लॉस्ट हिज फादर, हिज फादर, फादर एट द एज ऑफ, एट द एज ऑफ, एट द एज ऑफ, एट द एज ऑफ 4। ये 4 साल की उम्र में जब रहते हैं तो इनके पिताजी मर जाते हैं, ठीक है। और देख लीजिए इनको क्वीन एलिजाबेथ, यस क्वीन जो रानी थी वहाँ की ना, क्वीन एलिजाबेथ, एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, इनके द्वारा इनको क्या प्रदान किया गया? ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। वो भी कब? 1953 में। 1953 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था। अब देख लीजिए जी इनको चिल्ड्रंस पोएट भी कहा जाता है, चिल्ड्रंस, यस चिल्ड्रंस पोएट भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उसमें से प्रमुख है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। क्या लिखा है उन्होंने? सॉन्ग्स फॉर, यस सॉन्ग्स फॉर, यस सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख किताब है। इसको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और पीकॉक पाई, क्या इन्होंने लिखा है? पीकॉक पाई, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अब चर्चा कर लेते हैं कि इस चैप्टर में मेन रूप से है क्या। देखिए इस चैप्टर में एक लेडी रहती है, ब्यूटीफुल लेडी, जो कि कहाँ की रहती है? वेस्ट कंट्री की रहती है। कहाँ की रहती है? वेस्ट कंट्री की। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, वेस्ट कंट्री की रहती है, यानी कि पश्चिमी देशों की रहती है। बहुत खूबसूरत रहती है, ठीक है। उसको क्या कहा गया है? लाइट ऑफ स्टेप, यस लाइट ऑफ स्टेप कहा गया है। किसको? उस लड़की को, यानी कि उस औरत को, माफ कीजिएगा, कहा गया लाइट ऑफ स्टॉप, लाइट ऑफ स्टेप उस लेडी को
कहा गया, ठीक है। और फिर करम्बल का भी जिक्र है इसमें, यस, ब्यूटीफुल लेडी, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी का जिक्र है, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। और करम्बल वर्ड है, करम्बल मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वाल्टर डिलामेयर पोएट जो है उस लेडी के लिए, और कहते हैं कि मैं तो जिंदा हूँ तो उसे याद कर रहा हूँ, उसको कौन याद करेगा, यानी कि उस लेडी का इंतकाल हो चुका होता है, यानी कि वो लेडी मर चुकी है और उसको दफनाया गया है। इसी पर तो नाम पड़ा इसका एपिताफ, यानी कि समाधि स्थल पे जाके कभी बहुत याद करते हैं उसको। तो ये रहा, इतनी चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए देख लेते हैं नंबर 10, यस माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसको लिखा है कमला दास ने, जिनका जन्म 1934 में हुआ था, 2009 में इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि मृत्यु का जिक्र चैप्टर में नहीं किया गया है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। ये एक इंडो एंग्लियन थी। क्या थी? इंडो एंग्लियन, इंडियन भी दिया रहेगा, एंगो, ये इंडो एंग्लियन थी, और पोएट भी थी और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी। हर बायोग्राफी, यानी कि उनकी बायोग्राफी जो पहली बार पब्लिश हुई थी, यानी कि प्रकाशित हुई थी, वो कब हुई थी? यस, 1976 में उनकी पहली बायोग्राफी यस प्रकाशित हुई थी। उसके बाद मलयालम तथा इंग्लिश, मलयालम और इंग्लिश दोनों भाषाओं के वो जानकार थी और दोनों भाषा में उन्होंने कविता लिखी है। 1984 में इनको शॉर्ट लिस्टेड किया नोबेल प्राइज के लिए, नोबेल पुरस्कार के लिए 1984 ईस्वी में इनको नामित किया गया। उसके बाद में देख लीजिए, एमंग द बुक्स स्नेक, यानी कि स्नेक का जिक्र है जी, यानी किताबों के बीच क्या था? तो स्नेक, बहुत सारे स्नेक्स हो गए थे, ठीक है। उसके बाद में ये कविता लव पोएम है, यानी कि अपने दादी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो लव बेस्ड है ये, ठीक है। उसके बाद में समर इन कोलकाता और सायरन इनके द्वारा लिखा गया बुक है। क्या है? समर इन कोलकाता और सायरन इनके द्वारा लिखा गया बुक है। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, गुड लक।